साथियों नमस्कार। बीएनडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा प्रकरण का दूसरा वीडियो पूरा करेंगे। इस वीडियो में आपको 2009 से 2024 तक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी रीट पात्रता आरटेट के प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में हमें अपनी तैयारी का अंदाज होगा, अपनी तैयारी में रही कमियों को दूर करने का समय मिलेगा। यदि आप प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा सामान्य शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा विकल्प हम सबके सामने है। इसमें 2009 से 2024 तक के प्रश्न हैं। प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए व्याख्या सहित प्रश्न है। पुस्तक से संबंधित सुझाव हो तो आप इन नंबर्स पर दीजिएगा 9928946539 पर। यदि आप द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा विकल्प 2010 से 2024 तक के प्रश्नों का व्याख्या सहित उपलब्ध है। चौथा संस्करण है। इसको निकालने के बाद में पहली परीक्षा में 150 में से 107 प्रश्न थे। द्वितीय श्रेणी की भर्ती परीक्षा थी। द्वितीय श्रेणी की ही भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग की थी। उसमें 150 में से 118 प्रश्न मिले। फिर थर्ड ग्रेड की एग्जाम हुई 2023 में, 70 में से 52 प्रश्न थे। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी की परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग की 150 में से 121 प्रश्न मिले। ये भी इन नंबर्स पर उपलब्ध है 9928946539 पर। अन्य प्रकार के सुझाव भी आप इन नंबर्स पर दे सकते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं संज्ञा प्रकरण। साथियों, प्रश्न बिल्कुल सरल है, हमारी समझ के हैं। यदि हमने पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से ये पहली बार में हमें समझ में आने वाले हैं। पहली बार ही दे रहे हैं तो भी आपसे निवेदन है विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्रों को जरूर पढ़ करके बैठे। बहुत सारा फायदा इन प्रश्नों से हमें मिलने वाला है। आज भी व्यवहिताः हलः सन्ति, ये सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बार बार हम एक ही बात की चर्चा करते हैं, जिन सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं उनका पदच्छेद हमें जरूर आना चाहिए। आज भी फिर है व्यवहिताः, ये दूसरा टुकड़ा होगा इस सूत्र में, और फिर है हल है। यहां हमसे पूछा जा रहा है अच वर्णों के द्वारा अव्यवहिताः व्यवधान रहित हल है, हल होता है। अच वर्णों के व्यवधान से रहित हल होता है। इसका सीधा और सरल प्रकार है, यदि व्यंजन के बाद में व्यंजन है तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा, ये समझने का पहला प्रकार है। समझने का दूसरा प्रकार ये भी हम कह सकते हैं व्यंजन के बाद में स्वर नहीं हो और फिर उसके बाद में व्यंजन हो, अर्थात व्यंजन के बाद में व्यंजन ही आने पर उस स्थिति को क्या कहा जाता है, संयोग, महाप्राण, पद अथवा स्वर्ण। इन दोनों को हमने पहले पढ़ लिया है, स्वर्ण और पद। आज नंबर है संयोग का। दो व्यंजनों के मध्य में यदि दो व्यंजनों के मध्य में, दो हल वर्णों के मध्य में यदि स्वर अथवा अच नहीं रहता है उस स्थिति को संयोग कहा जाता है। अब संयोग संज्ञा के 3 से 4 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम तन निर्धारियत, संयोग संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है वो बताइए। संयोगांतस्य लोप है, संयोगे गुरुः। हलोनंतरा संयोग है, अलोन्तस्य। तो संयोग संज्ञा का सूत्र हलोनंतरा संयोग है, यह है। यहां भी 2 टुकड़े होंगे। जब उत्व विसर्ग संधि हटेगी तो हल है अनंतरः, हल है अनंतरः। हल है, हल का अर्थ व्यंजन है, अनंतरः व्यवधान रहित। हल वर्ण से व्यवधान रहित होने पर
अर्थात हल वर्ण के बाद में स्वर नहीं आने पर, या फिर दो हल वर्णों के दो व्यंजनों के मध्य में स्वर नहीं आने पर संयोग संज्ञा होती है, ये कहा जा रहा है यहाँ। और ये संयोग संज्ञा का सूत्र है। ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया है। जो प्रश्न संस्कृत डिपार्टमेंट में है उनसे संबंधित प्रश्न सामान्य शिक्षा में भी आ रहे हैं। इन दोनों से संबंधित आरटेट और रीट अथवा रीट पात्रता में भी देखने को हमें मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न हो गया संयोग संज्ञा का। फिर आगे चलते हैं। संयोग संज्ञा भविष्यति संयोग संज्ञा होती है। ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। द्वयोः स्वरयोः मध्य, दो स्वरों के मध्य में। हमें सूत्र याद है, उसकी वृत्ति भी याद है, लेकिन सामान्य रूप से नहीं समझा है तो ये प्रश्न गलत होगा। दो स्वरों के मध्य में, दो व्यंजनों के मध्य में, दो वाक्यों के मध्य में अथवा दो पदों के मध्य में। संयोग संज्ञा दो व्यंजनों के मध्य में होती है, क्योंकि संयोग संज्ञा में व्यंजन के साथ में व्यंजन मिलता है। सामान्य रूप से दो व्यंजन मिलते हैं, दो से अधिक व्यंजन मिलने पर भी संयोग संज्ञा होती है। ये तीसरा प्रश्न है संयोग संज्ञा का। सीधे और सरल प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, सब हमारी समझ के ऊपर है। हम थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा पूरा करते हैं, प्रश्नों को नहीं पढ़ते। कैसे प्रश्न अब तक आ चुके हैं उनको नहीं पढ़ते, उन प्रश्नों को ज्यादा पढ़ रहे हैं जो अभी आज तक आए ही नहीं है। उन प्रश्नों को भी ज्यादा पढ़ते हैं जो दूसरा बता देता है कि ये मोस्ट हो सकता है। मोस्ट वो ही है जो अब तक आ गए, उसी पैटर्न पे आगे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। संयोग संज्ञा यह उदाहरण मस्ती संयोग संज्ञा का उदाहरण है। अब तक हमने संयोग संज्ञा का सूत्र पढ़ा, संयोग संज्ञा किनके मध्य में होती है ये हमने जान लिया। और फिर आगे बढ़ते हैं। संयोग संज्ञा का उदाहरण क्या है? चार ऑप्शन है, चार में से जहां पर दो व्यंजन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं या दो व्यंजनों के मध्य में स्वर नहीं है तो वहां पर संयोग संज्ञा मानी जाएगी। यहां हम देखेंगे तो ई है, न है, फिर द में से रे को अलग करेंगे और रे में से ए को अलग करेंगे, साथ में विसर्ग है। ध्यान से हम देखेंगे न, द, रे और ए, तो यहाँ पर तीन व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो ये इंद्र है। ये संयोग संज्ञा का उदाहरण है। तो बात हमें समझ में आ गई। व्यंजन के बाद में यदि व्यंजन है, व्यंजन प्लस व्यंजन अथवा हल के बाद में हल है तो भी संयोग संज्ञा है। यदि ऐसी स्थिति तीन बार है, पहले भी व्यंजन बाद में भी व्यंजन और तीसरी बार भी व्यंजन, तो भी संयोग संज्ञा होती है। दो हल वर्णों के मध्य, दो तीन हल वर्णों के मध्य भी संयोग संज्ञा होती है। इंद्र है हमने देखा, बाकी तीन में ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखितेषु संयोग संज्ञा युत है शब्द है वर्तते। निम्नलिखित में से संयोग संज्ञा से युक्त शब्द कौन सा है? प्रश्न यदि हमने पहले पढ़े हैं, पहले इस पैटर्न से समझा है तो हमारे लिए सरल है। यदि हमने इस पैटर्न से नहीं समझा तो प्रश्न बहुत टफ है यहाँ पर, क्योंकि संयोग संज्ञा समझ में नहीं आई, संयोग संज्ञा का उदाहरण हल नहीं किया तो यहाँ आकर के गलत होगा। यहाँ पर अंबुदय में हम देखेंगे सब वर्णों को अलग करेंगे। ए, मैं, वे, उ, द और द में भी मिला हुआ है ए, और उसके बाद विसर्ग। जब हमने छठी क्लास पहले पढ़ी थी या अब के समय में हमने टीचर्स ट्रेनिंग में पढ़ाया है संस्कृत भाषा को, तो वहां पर ये पैटर्न हमें सिखाया जाता है। दोनों ही पैटर्न काम में लिए जाते हैं। पूरा शब्द दिया जाता है, उसका पदच्छेद वर्णच्छेद उसको कहा गया है, उसका वर्णच्छेद बताया जाता है, वर्णों को अलग अलग करना। और दूसरा पैटर्न अलग अलग वर्ण दिए जाते हैं और छठी कक्षा के छात्रों को समझाया जाता है कि इनको इकट्ठा करके लिखो। वही पैटर्न यहाँ काम में आ रहा है। अंबुदय यहाँ हम देखेंगे तो दो वर्ण दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, मैं और वे, या हम कह सकते हैं यहाँ मैं और वे के बीच में स्वर नहीं है, इसलिए अंबुदय ये संयोग संज्ञा का उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं। व्यंजन वर्ण से इत संज्ञकम सूत्रम निर्धारित।
व्यंजन वर्ण का इत संज्ञा का सूत्र आप बताइए। संयोग संज्ञा हो गई, पद हो गया, स्वर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा। संज्ञा में से 3 प्रकार के प्रश्न हो गए। चौथा प्रकार यहां से शुरू है। व्यंजन वर्ण के इत संज्ञा के सूत्र का निर्धारण कीजिए। ये संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया है। इत संज्ञा उपदेशज नुनासिक इत से भी होती है, लेकिन यहां से जब अलग करेंगे तो ये लिखा जाएगा अच अनुनासिक। ये स्वर वर्ण की करता है, हमें पूछा गया है व्यंजन की, तो हलंत्यम उपदेशज अंत्यम हलित सात। उपदेश की अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। सरल प्रश्न है, आगे चलते हैं हम। इत संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति। इत संज्ञा विधायक सूत्र है, तो हलंत्यम इत संज्ञा विधायक का सूत्र है, ये अपने आप में यहां लिखा हुआ है। संहिता संज्ञा का सूत्र है एदर्शनम। लोप है, लोप संज्ञा का है, और तस्य लोप लोप करता है, लोप संज्ञा नहीं करता। लोप संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप है काम में आता है। ये दूसरा प्रश्न एक ही सूत्र से, हलंत्यम से। फिर आगे चलते हैं हम। कुत्र अंत्यम हलित स्यात्, कहा अंतिम अंत्यम अंतिम हलित स्यात् हल वर्ण इत संज्ञक होता है। हलंत्यम सूत्र से पूछे जा रहे हैं। अब वृत्ति आधारित प्रश्न यहां हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वृत्ति में से लिया गया प्रश्न है, इसके स्थान पर ये लिखा हुआ है वृत्ति में उपदेश अंत्यम अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। और उपदेश हम जानते हैं आदि उच्चारण है, महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और महर्षि कात्यायन, इन सब का आदि या प्रथम उच्चारण ही उपदेश कहा जाता है। उस स्थिति में हलंत्यम सूत्र के द्वारा अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। देखिए फिर आगे पैटर्न चलेगा। हलंत्यम सूत्र हो गया, हलंत्यम सूत्र की वृत्ति हो गई। अब हलंत्यम सूत्र का उदाहरण है। डुक्रिय करणे धातौ धातौ अंतिम से ये वर्ण से इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। डुक्रिय करणे इस धातु में अंतिम से यह वर्ण से अंतिम यह वर्ण की इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो अंतिम है, हलंत वर्ण है, तो हलंत्यम सूत्र यहां काम में आएगा। तस्य लोप आदि ईर टुडव है उपदेशज नुनासिक इत। यहां पर तस्य लोप एदर्शनम लोपे के बाद काम करता है, और ये दोनों इत संज्ञा के ही सूत्र है। फिर आगे चलते हैं हम। एसु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। इनमें से इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। सबका सार 2016 में पूछा गया, हमारा पूरा टेस्ट ले लिया गया कि हमने इत संज्ञा के कितने सूत्र पढ़े हैं, क्या क्या हमें आता है। आदिर टुडव है, लसक व तद्दिते उरण रपर है और हलंत्यम। जब हमने लघु सिद्धांत कौमुदी कक्षा 9 पढ़ी है तो उसमें उरण रपर है, गुण संज्ञा के गुण संधि के बाद में लिखा हुआ है। 3 इत संज्ञा के सूत्र हैं, आदिर टुडव है, लसक व तद्दिते हलंत्यम। इत संज्ञा के 6 सूत्र हैं, उनमें से पहला है उपदेशज नुनासिक इत। ये अच अथवा स्वर वर्ण की, कौन सा स्वर वर्ण? अनुनासिक। ध्यान दीजिएगा, अनुनासिक और अननुनासिक। अननुनासिक जो अनुनासिक नहीं है, तो प्रकार है। जब हमने ए ई उ री इनके भेद पढ़े थे उस समय 12, 18 और 30 3 कैटेगरी थी स्वर वर्ण के भेदों की। उसमें अनुनासिक और अननुनासिक भी जुड़ा हुआ है, एक बार अनुनासिक और एक बार अननुनासिक। ये इसको यहां से ध्यान से पढ़ना है। इसी से एक प्रश्न आया है उपदेश में, अच की स्वर की कौन सा स्वर? अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। ये पहला सूत्र है इत संज्ञा का। जैसे कतौतु के तय में स्थित उ की। फिर हलंत्यम, ये भी उपदेश में अंतिम हल वर्ण की जो हलंत है उसकी इत संज्ञा करता है। फिर तीसरा सूत्र है लसक व तद्दिते। इसको अलग करेंगे तो ल, स और कु साथ में लिखा हुआ है। ए तद्दिते, तद्दित को छोड़कर, तद्दित को छोड़ करके ल की इत संज्ञा होगी, स की होगी और क वर्ग की इत संज्ञा होगी। फिर एक उदाहरण भी इसका दिया गया है, जैसे लुट में ल की इत संज्ञा होती है,
कतौतु कत और कतौतु में कैकित संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। तीसरा सूत्र चौथा है चूटू, च और ट वर्ग की तो संज्ञा करता है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, स प्रत्यय से, प्रत्यय के आदि में स की तो संज्ञा करता है। इसके बाद में है आदिर टुडु है, धातु के आदि में, धातु के प्रारंभ में ई हो, टू हो और डू हो, इनकी भी तो संज्ञा करता है। जैसे डुक्रिय धातु में डू की इत संज्ञा। ये 6 इत संज्ञा के मुख्य सूत्र हैं, इनके उदाहरण भी लिखे हुए हैं। यदि हम पुस्तक को पढ़ते हैं, पुस्तक का डेमो भी हम देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी की पुस्तक को यदि हम पढ़ते हैं, इस पुस्तक से प्रश्न है, इसके नीचे इसकी व्याख्या लिखी हुई है। व्याख्या को हम आराम से तसल्ली पूर्वक समझ सकते हैं। ये देखिए इसकी व्याख्या है, सूत्र है, उसका हिंदी अर्थ है और एक उदाहरण भी दिया गया है। इस प्रकार से पूरे 6 सूत्र हैं, उनकी व्याख्या और उनके उदाहरण दिए गए हैं। पुस्तक पढ़ते हैं तो लगभग हमें 99% समझ में आएगा। कभी कभार ऐसी स्थिति हो समझ में नहीं आए तो हम उसकी चर्चा यहां भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इत संज्ञा से फिर से प्रश्न है सेकंड ग्रेड 2022 में, एसु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, इनमें से इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। सीधा यही लिखा हुआ है। संहिता, ये संहिता संज्ञा का है। बाकी लसक्व तद्दिते ल स और कुवर्ग कु की करता है, कुवर्ग को यानी क वर्ग। प्रत्यय के आदि में स की करता है, च वर्ग और ट वर्ग की तो संज्ञा इसके द्वारा होती है। प्रश्न हमारे में से कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, हमारे दिमाग में चलते हैं कि यहाँ फर्स्ट ग्रेड से संबंधित अभी 1 या 2 प्रश्न आए हैं, बाकी से संबंधित, बाकी ग्रेड से संबंधित ज्यादा है। तो ज्यादा पढ़ा हुआ हमारे टॉपिक से संबंधित सब प्रकार के प्रश्न हमें पढ़ने हैं, ताकि दिमाग की धार तेज हो सके, हमें अंदाजा हो सके कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ऐसी तैयारी और अभी हमें करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तेस व समीचीनम कथनम चिनुत, जिस चीज के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि पदच्छेद हमें जरूर आना चाहिए, तो प्रश्न को समझने के लिए यहां से पदच्छेद करना पड़ेगा। पहला शब्द होगा निम्नलिखितेषु, नीचे लिखे गयों में। फिर दूसरा होगा समीचीनम, जो उचित नहीं है। यहां से यदि हम पदच्छेद नहीं करते हैं तो समझने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। तो निम्नलिखित में से असमीचीन कथन को चुनो। निम्नलिखित में से जो उचित नहीं है उसको चुनो, जो ठीक नहीं है उसको बताओ। वर्णना मति संहित है, सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, यहां से भी अलग करेंगे इसको। तो वर्णनाम में से अलग होगा। अति संहित है, अत्यधिक निकटता, वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है, ये सही है। उपदेशेज नुनासिक इत, देखिए ये प्रश्न समझ का है। उपदेशेज नुनासिक इत, इसी सूत्र की ये वृत्ति है और इसमें एक सामान्य सी गलती है और यही हमारा उत्तर है। जल्दबाजी में हम जब बार बार पढ़ते हैं तो ये ऑप्शन सही लगता है। सूत्र में हमें कहा गया है अनुनासिक और यहां लिखा हुआ है अनुनासिक, अनुनासिक। तभी बार बार आपसे निवेदन है कि पदच्छेद करना हमें जरूर आना चाहिए, शब्द की पहचान भी हमें होनी चाहिए। उपदेश में अनुनासिको अजित संज्ञा स्यात्, उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। ये गलत कथन है, लेकिन हमारे लिए उत्तर सही है। उपदेश में अनुनासिक इत की, अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, अनुनासिक की नहीं होती है। खूब सारा याद करने के बाद भी धैर्य पूर्वक जब हम परीक्षा में बैठ करके उत्तर नहीं निकालते या धैर्य पूर्वक पहले शब्दों को नहीं पढ़ा है, तो फिर ऐसी समस्या खड़ी होती है। शब्दों को ठीक प्रकार से पढ़ा है तो फिर ये बिल्कुल हमारे लिए सरल प्रश्न है। ये संस्कृत एजुकेशन 2024 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है इसी पैटर्न पर अन्य प्रश्न आपको अब देखने को मिले। फिर आगे हम चलते हैं, बाकी सारे सही हैं। आज भी रह व्यवहिता हल है, संयोग संज्ञा स्यु, हलोनंतरा संयोग का उदाहरण है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य अल्प प्राण, यणस्याल्प प्राण।
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम और यण प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण होते हैं। ये भी सही है। लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। अब चलते हैं हम लोप संज्ञा की ओर। हमने पद पढ़ा, स्वर्ण पढ़ा, पद संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा, और अब यहां पर आ गया, इससे पहले हो गया इत संज्ञा। एक और हम भूल रहे हैं, 4 प्रकार के प्रश्न हमने देख लिए। 5वां प्रकार यहां से शुरू है। लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। लोप संज्ञा का सूत्र है एदर्शनम लोप है, तस्य लोप है, हलंत्यम तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। ये स्वर्ण संज्ञा का है, ये इत संज्ञा का है। यहां पहले दर्शनम लोप है, इससे लोप संज्ञा होती है, और लोप संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप है, उस अक्षर का, उस वर्ण का लोप करता है। तो लोप संज्ञा का सूत्र है एदर्शनम लोप है। इसको भी ठीक प्रकार से पढ़ना है, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे सूत्र और वृत्ति से। वर्णानाम दर्शने का संज्ञा होती, यहां से अलग करना हमें आना चाहिए, पदच्छेद हमें आना चाहिए। वर्णानाम अदर्शने, वर्णों का अदर्शन होने पर, वर्णों का दिखाई नहीं देने पर कौन सी संज्ञा होगी? अभाव, संहिता, संयोग अथवा लोप है। लोप संज्ञा होगी अदर्शने, इसी से सूत्र है अदर्शनम लोप है। फिर आगे चलते हैं, ये 2013 में पूछा गया है। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यमस्ति। व्याकरण में लोप का तात्पर्य है। जिनके मन में प्रश्न है कि रीट के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में किस काम में आएंगे, उनके लिए हम ये कह सकते हैं, जो प्रश्न रीट 2015 में पूछा गया वैसा ही इस प्रश्न की भाषा से मिलता जुलता प्रश्न आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। व्याकरण में लोप का तात्पर्य क्या है? अदर्शनम लोप है। ये सूत्र ही बताता है लोप का तात्पर्य। न दर्शनम लोप है, न दर्शनम लोप है। जिसका दर्शन नहीं हो वही लोप है। जो शास्त्र से प्राप्त है और दिखाई नहीं देता, उसी को लोप कहा जाता है। फिर आगे हम चलेंगे। संस्कृत व्याकरणे इत संज्ञकस्य किम भवति। संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञक का क्या होता है? ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। इत संज्ञक का लोप होता है। जो पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ऐसा सोचना भी संभव नहीं है कि अदर्शनम लोप है, तस्य लोप है। इनसे 5 से 6 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। अपने पास में एकमात्र ऐसा संस्करण उपलब्ध है जहां क्रमबद्ध रूप से अब तक के संस्कृत भाषा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, पुस्तक में व्याख्या सहित उपलब्ध हैं। तो आप भी इन सब का जरूर लाभ प्राप्त करें। संस्कृत व्याकरण में जिसकी इत संज्ञा होगी उसी का लोप होगा। तस्य लोप है इति, तस्य इति कस्य लोप है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया है। ये वृत्ति में से प्रश्न है। जब तस्य लोप है, इसकी वृत्ति हम पढ़ते हैं तो ये वहां लिखा हुआ है तस्य तो, और जब इसका भी पदच्छेद होगा तो सबसे पहले होगा तस्य तह, और जब इसको भी हम अलग करेंगे तो तस्य इतः। यही इसका उत्तर है। तस्य उस, इतः इत संज्ञक का। जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होगा, तो तस्य उस, इतः इत संज्ञक वर्ण का लोप है, लोप होता है। तो इत संज्ञक है। ये भी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्य रूप से हम सूत्र याद करते हैं, जिनको ठीक प्रकार की समझ है वो वृत्ति याद करते हैं। इस ओर ध्यान बहुत कम का जाता है। यदि हमने पहले के प्रश्न पढ़ लिए तो आगे हम सावधानी रखेंगे। तो तस्य लोप है, इतः इत संज्ञक का लोप है। चलिए फिर आगे चलते हैं। प्रग्रह्यम पदस्य तात्पर्यमस्ति। प्रग्रह्य पद का तात्पर्य है। ये संज्ञा प्रकरण में प्रश्नों का 5वां प्रकार है, प्रग्रह्यम संज्ञा। ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2010 का प्रश्न है। प्रग्रह्य पद क्या है? संधि नियमेभ्य वियुक्तम स्वतंत्रम पदम, समासस्य एकः नियम, लेप प्रत्यय उदाहरणम, ग्रंथस्याभिधानम। प्रग्रह्य का अर्थ है संधि के नियमों से स्वतंत्र एक पद, उसी को प्रग्रह्य कहा जाता है। प्रग्रह्य संज्ञा कौन कौन से हैं, सूत्र क्या है, इसके लिए भी बहुत सारे प्रश्न इसी में से पूछे जा रहे हैं।
ईदुदेदंतम द्विवचनम स्यात्, ईदुदेदंतम द्विवचनम स्यात् द्विवचन होता है। पहले तो यहां से इसको हम अलग करेंगे, बड़ी ई और तय संधि हटा करके पदच्छेद करेंगे तो ऊ शेष रहा, बड़ा ऊ और तय, ए शेष रहा, ए और तय, तय को आधा लिया तो फिर से बचेगा अंतम। यहां कहा जा रहा है जिस शब्द के अंत में दीर्घ की मात्रा हो, जिस शब्द के अंत में दीर्घ ऊ की मात्रा हो, जिस शब्द के अंत में दीर्घ ए की मात्रा हो, अंतम अंत होने वाले, दीर्घी दीर्घु दीर्घ ए से अंत होने वाले, साथ में क्या होने चाहिए, द्विवचनम, द्विवचन में हो, द्विवचन में हो। ऐसे शब्द जो द्विवचन में है, ऐसे शब्द जो द्विवचन में है, उनके अंत में ई की मात्रा है, उनके अंत में दीर्घ ऊ की मात्रा है और ए की मात्रा है, उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको प्रगृह्य संज्ञम कहा जाता है। उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी, संधि और संधि विच्छेद दोनों एक जैसे रहते हैं। पहला उदाहरण है दीर्घ ई का, तो हरि शब्द प्रथमा का द्विवचन है, इसी के उदाहरण अधिकांश रूप से पूछे गए हैं। दूसरा उदाहरण है ऊ का और तीसरा उदाहरण है ए का। ऊ का उदाहरण है विष्णु, प्रथमा के द्विवचन में है, और ए का उदाहरण है गंगे। अब देखिए, प्रगृह्य संज्ञा से ही हरि, विष्णु और गंगे, इनसे संबंधित भी लगभग एक एक प्रश्न अब तक हो गया है। चलिए देखते हैं। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, इस सूत्र का उदाहरण है। हम फिर से यहां चर्चा करेंगे। जो बड़ी ई की मात्रा जिनके अंत में होगी हरि है, बड़ी ऊ की मात्रा जिनके अंत में होगी, इसका उदाहरण, बड़ी ई का उदाहरण हरि है, दीर्घ ऊ का उदाहरण है विष्णु और ए का उदाहरण है गंगे। ये हरि रहा, हरि प्लस एतौ, हरि एतौ ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा और प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से प्रकृति भाव होकर के ये उदाहरण बनता है। फिर आगे देखिए, इसी पैटर्न पर और प्रश्न है। निम्नलिखितेषु प्रगृह्य संज्ञक है शब्द है अस्ति, निम्नलिखित में से प्रगृह्य संज्ञक शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र का उदाहरण कौन सा है, या ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई है। तो यहां हम देखेंगे तो विष्णु प्रथमा के द्विवचन में है, बड़ी ऊ की दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो ये यहाँ पर प्रगृह्य शब्द, प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है। हरि पढ़ लिया हमने और विष्णु पढ़ लिया। अब इन दोनों का सार फिर पूछा जा रहा है। एसु प्रगृह्य संज्ञायाः उदाहरणम अस्ति, इनमें से प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है। जिन्होंने सूत्र को पदच्छेद करके पढ़ा, मात्रा की ओर ध्यान दे करके पढ़ा, वो पहली बार में ही देखते ही बताएंगे कि विष्णु इमु है, क्योंकि ये ऋसु इकारांत है, इसका सही रूप दीर्घ उकारांत बनता है विष्णु। फिर हरि एतो और गंगे अमु, ये तीन हमने पढ़ लिए। हरि एतो विष्णु इमे गंगे अमु, ये एक ही सूत्र के उदाहरण है। ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, इसके साथ में ई इंद्र है, ये निपात एका जनांग है, इस सूत्र का उदाहरण है। कभी कभार उस सूत्र के साथ में अन्य कोई सूत्र है या उस सूत्र के नेम जैसा अन्य सूत्र है, उससे भी उठा करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 का है। हम तीन ही उदाहरण अधिकांश रूप से प्रगृह्य संज्ञा के पढ़ते हैं। हरिएतौ, विष्णु इमौ और गंगे अमु। ये इंद्र की ओर ध्यान कम जाता है। ये निपात एका जनांग है, सूत्र का उदाहरण है। प्रश्न की ओर लौटिए, प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर कै भी प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है प्रश्न के अनुसार, गै भी है और घै भी है। ख प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें ऋस उ की मात्रा है। तो ये ऑप्शन अपने पास में ये रहेगा द प्रगृह्य संज्ञा के लिए। ये आज का अपना कालांश पूरा है, वीडियो पूरा है। कम तेज स्पीड में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि लगभग आप सबने कोर्स कर लिया होगा। कुछ सामान्य समस्याएं आपके सामने होंगी, तो इससे वो दूर होंगी।
अन्य किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हो, ज्यादा समय लेकर के पढ़ाएं, ज्यादा प्रश्न कम समय में पढ़ाने हैं, इस प्रकार के सुझाव भी आप दीजिएगा। प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए एक उपयुक्त पुस्तक आप सबके सामने है। इसमें संस्कृत सामान्य शिक्षा विभाग दोनों के प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी रीट पात्रता और आरटेट के 2010 से जो 2024 तक के प्रश्न हैं, एक अद्वितीय संकलन तैयार किया है और एकमात्र ऐसा संकलन है जो विगत भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है और व्याख्या सहित उपलब्ध है। इस पुस्तक में किस प्रकार की व्याख्या है, इसका डेमो हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया है। अन्य किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप जरूर भेजिएगा 9928946539 पर। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।